The leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, engaged with Air Force personnel in a heartfelt meeting to reaffirm their allegiance on the 46th anniversary of the victory of the Islamic Revolution. क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग होने वाली है? ईरान, हिजबुल्लाह, हुती मिलकर क्या ट्रंप और नेतन्याहू की बैंड बजाने वाले हैं? इस बड़ी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूं। हुती ने सऊदी अरब और यूएई को क्यों बड़ी धमकी दी है? ईरान ने ट्रंप को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तेल अवीव के बाद इसराइल के किस शहर पर अब बड़ा हमला हुआ है? बंधकों की रिहाई के अगले दौर को लेकर क्या हलचल चल रही है? आज के वीडियो में इसका भी जिक्र होगा। नेतन्याहू एंड कंपनी के लिए क्या बुरी खबर है, ये भी आपको बताऊंगी आगे। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों, अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश की लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय भी मुद्दों पर जरूर लिखा करिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात हुती की, जिसने अमेरिका और सऊदी अरब को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। हुती ने कहा कि अगर यमन पर हमला किया गया तो अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई का अंजाम बहुत बुरा होगा। हुती ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई की मदद के बगैर अमेरिका यमन पर हमला नहीं कर सकता है। अगर सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका का साथ दिया तो हुती सऊदी अरब और यूएई के तेल, आर्थिक और अन्य ठिकानों को टारगेट करेगा, दोनों देशों को बर्बाद कर देगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया के तेल भंडार का 30% यानी कि 30% हिस्सा सऊदी अरब और यूएई के पास है। और अगर हुती ने दोनों देशों के तेल ठिकानों को टारगेट किया तो उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। हुती की बात करें तो ये एक शिया संगठन है जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उसका यमन के 75% यानी 75% हिस्से पर कब्जा है, बाकी 25% हिस्से पर यमन सरकार का कब्जा है। यमन सरकार को सऊदी अरब, यूएई का समर्थन हासिल है, जबकि हुती के साथ ईरान खड़ा है। हुती खुले तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है, खुलकर उसके लिए आवाज उठाता है, आजाद फिलिस्तीन की वकालत करता है, और जब भी फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ता है वो अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर हमला कर उसे सबक भी सिखाता है। रेड सी और अरेबियन सी दोनों ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो यमन के तट से लगे हुए हैं, और यहाँ यमन का दबदबा कायम है। अपने इलाकों से गुजरने वाले दुश्मन देशों के जहाजों को हुती अक्सर टारगेट करता है। उसके पास क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, फाइटर प्लेन के साथ साथ एक से बढ़कर एक घातक हथियार मौजूद है दोस्तों, और उसकी फौज की संख्या लंबी चौड़ी है। यही नहीं, ईरान भी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है, इसलिए हुती की धमकी को नजरअंदाज करना सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका को भारी पड़ सकता है। यमन में लगता है कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, यही वजह है कि हुती किसी भी हमले से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 2015 के बाद पहली दफा हुती के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना के ऊपर चक्कर लगाए हैं। वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। दावा किया जा रहा है कि सुखोई 22 या मिग-29 लड़ाकू विमानों ने मौजूदा हालात पर नजर रखने और दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए आसमान में चक्कर लगाए हैं। हुती के लड़ाकू विमान दक्षिणी यमन में भी दाखिल हुए हैं। बता दें कि दक्षिणी यमन पर यमन सरकार का कब्जा है। अब ईरान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूँ दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की आशंका के बीच ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि वो अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा, नहीं होगी उसकी अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर बातचीत। क्या इसका मतलब ये लगाया जाए, ये निकाला जाए इसका मतलब कि कौन कितने पानी में है, इसका फैसला बातचीत के टेबल पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में होगा, ये ईरान कहना चाहता है। बता दें आपको कि इससे पहले ट्रंप ने ये कहा था कि वो ईरान के साथ तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है
कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बहुत जल्द हमला करने वाले हैं और इसके लिए दोनों देशों ने तैयारी भी कर ली है। अमेरिका और इसराइल के हमले को देखते हुए ईरान ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, यानी कि अलर्ट कर दिया है। लगातार सैन्य अभ्यास के जरिए ईरान ने जंग से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को यह जता दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, दबेगा नहीं उससे। अमेरिका और इसराइल से जंग की आशंका के बीच ईरान ने दुनिया को अपनी नौसेना की ताकत दिखाई है दोस्तों, खुलकर वो भी। ईरान ने अपनी आधुनिक वॉरशिप की झलक दुनिया को दिखाई है। इस वॉरशिप पर रनवे है जिस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों हो सकता है, यानी जंग की सूरत में ईरान समंदर का सिकंदर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ईरान की नौसेना में छोटे छोटे लड़ाकू जहाजों का काफिला भी शामिल किया गया है जो पल भर में दुश्मनों को टारगेट कर उसे तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, ईरान ने नौसेना में हैदर ड्रोन को भी शामिल किया है जो समुद्र में अपने दुश्मनों पर सटीक हमला कर सकता है। ईरान और यमन ने जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह से वो जंग की तैयारियों में जुटे हैं, उससे लगता है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग होने वाली है। अमेरिका और इसराइल की ताकत से निपटने के लिए अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है। ईरान लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, हुती ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बेरूत में मुलाकात भी हुई थी, जिसमें तमाम गंभीर मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की अंतिम यात्रा यानी उनकी जनाजे के मौके पर भी दुनिया भर से मुस्लिम नेता हैं वो एक मंच पर जमा हुए थे। हाल ही में मिस्र भी सैन्य अभ्यास किया है, उसने भी नजर आया करता हुआ सैन्य अभ्यास। सीरिया के मुद्दे पर भी इसराइल और तुर्की के बीच खींचतान चल रही है। मिडिल ईस्ट में तमाम हालात से ये साफ है कि जल्द यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। एक कहावत है दोस्तों कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें एक दिन वो खुद गिरता जरूर है। कुछ इसी तरह का वाकया नेतन्याहू के साथ हो रहा है। इसराइल के तेल अवीव के बाद हाइफा में बड़ा हमला हुआ है। तेज रफ्तार कार में सवार एक हमलावर ने राह चलते कई इसराइलियों को रौंद डाला। इस हमले में 13 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमला करकुस बस स्टैंड के पास हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वो वेस्ट बैंक के जनिन शहर का रहने वाला था, यानी बदले की आग में एक तरह से हमला किया गया है, क्योंकि फिलिस्तीन पर, वेस्ट बैंक पर, जनिन पर इसराइल का जो जुल्म है वो लगातार जारी है। बता दें कि पिछले 1 महीने में वेस्ट बैंक में इसराइली सेना की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। वेस्ट बैंक में इसराइली कार्रवाई के विरोध में इस हमले को देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ था। 3 बसों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ था, सीरियल धमाके हुए थे। बाकी 3 जगहों पर भी बम प्लांट किए गए थे, जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया गया था। सभी बमों को अगले दिन एक साथ फटना था, लेकिन वो समय से पहले फट गए, जिसकी वजह से हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। अब बात बंधकों की करते हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हमास और इसराइल के बीच बंधकों की रिहाई के अगले दौर को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसराइल, कतर और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल मौजूद हैं, जो डील को अंतिम रूप दे रहे हैं, यानी कि जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो डील का वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी बंधकों की रिहाई के साथ साथ गजा में मानवीय मदद बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। हमास के कब्जे में अभी भी इसराइल के 58 बंधक हैं। इस्राएली सेना के मुताबिक 58 में से 34 बंधक मारे जा चुके हैं। वहीं हमास ने कहा है कि अगर नेतन्याहू सीजफायर डील की तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो वो बाकी बंधकों की रिहाई को लेकर तैयार है। हमास की मांग है कि इस्राइल फिलिस्तीन में अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे, गजा में मानवीय मदद पहुंचाने में बाधा पैदा न करे। इस्राइल और हमास के बीच 19 जनवरी से सीजफायर लागू है। 42 यानी कि 42 दिनों के अंतराल में, गैपिंग में 3 फेज में सीजफायर डील होनी है। पहले फेज में 33 यानी 33 इस्राएली बंधकों के बदले तकरीबन 2000 से थोड़ा कम, 100 कम यानी कि 1900 फिलिस्तीनियों की अदला बदली हुई थी। अब बंधकों की अदला बदली के दूसरे फेज पर बातचीत हो रही है।
नेतन्याहू एंड कंपनी के लिए बुरी खबर है दोस्तों। गजा नरसंहार के लिए अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन ने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से यह अपील की है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जो बाइडेन के अलावा पूर्व पेंटागन प्रमुख लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को भी नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। डेमोक्रेसी नाउ फॉर द अरब वर्ल्ड संगठन का आरोप है कि ये हकीकत जानते हुए भी कि इसराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है, बाइडेन ने न केवल नेतन्याहू का साथ दिया बल्कि नरसंहार को बढ़ावा भी दिया है। बता दें कि इससे पहले आईसीसी ने गजा नरसंहार के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी सदस्य देशों में नेतन्याहू के आगमन पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।